मैं सुनील कुमार सुतार आर्य स्कूल झानी बड़ी कक्षा 10 के लिए एसएस के जो अपना केंद्र सरकार का जो लेसन है उसका वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उस लेसन के बारे में अब आप ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बता देता हूँ जो अपने पार्ट लोकतांत्रिक राजनीति के है, उसमें जो 5वां लोकतंत्र का, 6ठा केंद्र सरकार का और 7वां राज्य सरकार का लेसन है। ये तीनों लेसन अपने 20 अंक के आते हैं और उनमें से जो 7वां लेसन है अपना 6ठा लेसन केंद्र सरकार का, वो 7 अंक का लेसन है जिसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब लेसन के बारे में सरकार, केंद्र सरकार बोल दो, संघ सरकार बोल दो। सरकार की परिभाषा, सरकार राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई रूप नहीं है। यदि अपने पास मानचित्र नहीं हो तो हम राज्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते भी है कैसा अपना राज्य है। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें एक कल्पना है कि हम ऐसे हैं, दूसरा कोई अन्य विचोक ऐसा है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन राज्य के बारे में अपनी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो एक अपनी सिर्फ भावात्मक अवधारणा है। तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है, दिखाई नहीं देता। ये एक संस्था जरूर है लेकिन अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, इसकी कोई मूर्त नहीं है। पहले हम देखते हैं तो ठीक है, अपने राष्ट्र को भारत माता के रूप में दर्शाया गया है। भारत माता देवी के रूप में नारी रूपक शब्दों का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र के लिए, भारत के लिए है, जर्मनी के लिए है, इटली के लिए मौर्यन का प्रयोग किया गया है। लेकिन राज्य के लिए अपने अब कोई भी ऐसा रूपक नहीं है। तो ये जो सिर्फ अपनी एक भावात्मक अवधारणा है, उस भावात्मक अवधारणा की जो अमूर्त और अदृश्य संस्था है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि बहुत सी जगह पर व्हीकलों पर भी लिखा होता है सालासर सरकार, खाटू सरकार, कोई अन्य प्रकार की सरकार। वो अपनी सिर्फ एक आस्था का प्रतीक होता है, एक्चुअल में वो सरकारें नहीं होती है। कुछ बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं, जिनकी बौद्धिक उपलब्धि जो कम है, उनको इतना ध्यान नहीं है, वो उन्हीं को सरकार मान लेते हैं। जबकि एक्चुअल में जो सरकार है, जो शासन का संचालन कर रही है, वो ऐसी नहीं होती है। वो क्या है? दोबारा एक बार इसकी परिभाषा, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। अगर सरकार नहीं है तो राज्य की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र और राज्य इनके निर्माण के लिए कुछ तत्व हैं, जैसे जन्म, भूमि, उसका होना, उसकी संप्रभुता होना, उसकी संस्कृति का होना। ये 4 तत्व है जिसी से किसी राष्ट्र या राज्य का निर्माण होता है, तभी वो राष्ट्र या राज्य हो सकता है। अगर ये नहीं है तो राज्य नहीं है, राष्ट्र नहीं है। तो मतलब क्या है कि सरकार के बिना हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार राज्य का जो निश्चित भूभाग होता है उस पर रहने वाले जो भी लोग होते हैं, हमारे लिए हमारी सरकारें क्या कर रही है आप देख रही हैं दैनिक जीवन में। तो निश्चित भूभाग पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी सेवा करती है। सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और उन कानूनों का निष्पादन भी किया जाता है। और जो कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं करे, उचित रूप से पालन नहीं करे, उन लोगों के लिए दंड का भी प्रावधान सरकार के द्वारा है। वो जो ऐसा अपराध करेगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा या कानून की अवहेलना करेगा, तो उसको दंडित करने का प्रावधान भी सरकार के द्वारा है। इसी के लिए गार्नर जो है अधिकार, उसके अनुसार देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर सरकार की परिभाषा दे दी जाती है और उसमें पूछ भी लिया जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। या अगर थिंकिंग में
थ्योरेटिकल जो बात आती है, लिखित में अगर जो बात आती है, तो उसके लिए क्या होता है, ये भी हो सकता है कि गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा, तो अपने आगे जो क्वेश्चन जो भी बढ़ते हैं उसके अंदर भी हो सकता है कि सरकार किसे कहते हैं, या गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा बताइए और सरकार के प्रमुख अंग या किसी एक अंग का विस्तृत वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो सरकार, गार्नर के अनुसार सरकार वह अभिकरण या मशीन है, सरकार गार्नर के अनुसार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है। जो भी दैनिक जीवन के मामले हैं, सामान्य मामले हैं, उनको नियमित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और जो सामान्य हित जो है, आम लोगों के हित के लिए है, उनको और ज्यादा उन्नत किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि सरकार के द्वारा राज्य की जो नीतियां हैं वो बनाई जाती है, कि प्रत्येक सरकार के लिए क्या होती है, नीतियां निर्धारित होती है, वो नीतियां बनाई जाती है। हर सरकार की अपनी अपनी नीतियां होती है, कोई सरकार किस नीति पर आधारित कार्य करती है और अन्य से सरकारें या चेंज हो जाती है तो उनकी अपनी कार्य करने की जो नीतियां होती है उसके अनुसार कार्य करते हैं। और सरकार है वो सामान्य लोग, सब लोगों के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए कार्य करती है और सबके हितों को उन्नत करने का कार्य करती है। ये अपना सरकार का अर्थ और उसकी परिभाषा है। इसके बाद में सरकार के अंग का वर्णन करेंगे। होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय जो शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसके अनुसार व्यवस्थापिका का गठन दो स्तर पर है। एक केंद्रीय व्यवस्थापिका बोल दो या संघीय व्यवस्थापिका, दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका है उसको संसद भी कहते हैं। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका, उसको विधायिका या संसद भी कहते हैं। राज्य स्तर पर जो है वो राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल भी कहते हैं। ठीक है। संसद का जो निर्माण है, संसद का निर्माण कई बार ये क्वेश्चन जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, 3rd और 4th ग्रेड के एग्जाम, उसके अंदर आया हुआ है। संसद का निर्माण किनसे मिलकर होता है? तो जो संसद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर होता है। ध्यान रखें कि राष्ट्रपति है वो संघीय व्यवस्थापिका में भी है और जो कार्यपालिका है उसमें भी है। कार्यपालिका का प्रधान है वो राष्ट्रपति ही होता है। संसद, जिसको देश के अंदर संसद, अंग्रेजी में जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये इसके दो सदन हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे इन तीनों का जो संयुक्त नाम है उसको ही संसद कहते हैं। इसके बाद में अपने विस्तृत आगे संसद की जो व्यवस्थापिका है या विधायिका है उस अंग का वर्णन करेंगे, जिसके तहत अपने लोकसभा, उसका गठन, उसके जो कार्य है, उसकी जो शक्तियां, उसके बारे में, राज्यसभा, उसका गठन, उसके कार्य और शक्तियां, इन सब का विस्तृत वर्णन अगले वीडियो